अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम की राय के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर नवीद और आप इस वक्त देख रहे हैं 72 न्यूज़। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हाजी अब्दुल मजीद साहब के साथ, जो कि चीफ़ एग्जेक्टिव हैं दुआ राइस मिल के, और इनसे मिलते हैं और सबसे पहले इनसे ये पूछते हैं कि इस वक्त राइस मिल्स जो यहाँ पे चला रहे हैं, इस हवाले से ख़ास तौर पे इनको किन मसाइल से दो चार होना पड़ रहा है, और ख़ास तौर पे महंगाई का तनासब बहुत ज़्यादा हो गया है बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से, और ख़ास तौर पे बिजली महंगी इतनी कर दी गई है कि आम आदमी के बस से बाहर होता जा रहा है, और ऊपर से लोड शेडिंग है। लोड शेडिंग की वजह से इंडस्ट्री जो है ना वो नहीं चल सकती, और ख़ास तौर पे राइस जो है वो एक्सपोर्ट होता है, और एक्सपोर्टर हजरात भी इनसे ज़्यादती कर रहे हैं, जो कि मैंने इस वक्त लेटेस्ट पोजीशन ली है, क्योंकि छोटे एक्सपोर्टर जो थे वो भाग गए थे। अब बड़े एक्सपोर्टर बैठे हैं जो कि ना इस वक्त इनकी काट वगैरह का मामला जो है ना वो चल रहे हैं। इस हवाले से पानी के साफ मसले के हवाले से आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हाजी अब्दुल मजीद रिंद साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है अल्लाह के एहसान सर। सर। सबसे पहले तो हम ये लेंगे कि इस वक्त जो राइस मिल आप ये चला रहे हैं यहाँ पे, ख़ास तौर पे इस हवाले से आपको किन मसाइल से दो चार होना पड़ रहा है, ताकि हम हुकूमत सिंध को, हुकूमत पाकिस्तान को दिखा सकें कि अगर हम इन लोगों के मसाइल को हल करें तो इंशाअल्लाह ताला हमारी माशी हालत में बेहतरी आ सकती है। पहले तो मसाले दर के हैं, बड़े जो मसाले हैं वो हैं बिजली के। बिजली जो है दिन को ऐसे समझो कि तकरीबन जो है 12 घंटे में 3 घंटे मुश्किल से चलती है। तो मिल बंद रहती है। मिल बंद रहने की वजह से मज़दूर जो उधर है, हमारे पास 50 से 60 मज़दूर उधर काम करते हैं, तो उनकी रोज़गार भी नहीं हो रहा है। मिल नहीं चलेगी तो उनकी रोज़ी नहीं बनेगी। शाम को अगर को उनको 200 रुपये पड़ते हैं, तो 200 रुपये में गरीब आदमी क्या क्या बनता है? कुछ भी नहीं बनता है। अगर सारा दिन बिजली चले तो हमारी इंडस्ट्री चले, इंडस्ट्री चलेगी तो उनको कम से कम कुछ न कुछ रोज़ी बढ़ेगी, क्योंकि उनकी जो इधर हम उनको पेमेंट देते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो देते हैं कि इधर जो है चावल कितनी निकली है, चावल की भर्ती कितनी हुई है, या जो हमने जो उधर किराब लेते हैं, सारी वगैरह लेते हैं, तो उनकी जो है भर्ती वगैरह या अंदर जो मिल में डालते हैं तो उनकी मजदूरी हम उसको अलग देते हैं। अगर वो चलती नहीं है तो वो सारे कम ठुप रहते हैं। पहले मसले हैं हमारा दर बिजली के बड़े मसले हैं। दूसरे मसले यही है कि हम जो चावल बाहर भेजते हैं कराची, तो एक्सपोर्टर जो है उधर माल उतारने के जब उधर उतरता है माल, तो उनकी जो है वो काटते हैं, हमारे जो हैं बोलते हैं किसी में मार्कचर ज़्यादा है। मार्कचर के मसले की वजह से वो जो एक्सपोर्टर हैं माल का जो रेट है वो कम करते हैं, या उसमें जो है कभी बोलते हैं ये मसला है, तो उधर हमारा नुकसान है। इधर जो सारी हम परचेज़ कर रहे हैं, समझो कि वो भी जो है ज़मींदार से हम तकरीबन उसी रेट से ख़रीदते हैं जिस रेट में हमारा चावल जाता है। तो ज़मींदार भी इस वजह से परेशान होता है। अगर उसकी जो है कास्ट ज़्यादा होती है, उनके खर्चे ज़्यादा होते हैं, उनके खर्चे ज़्यादा आने की वजह से उनको भी जो नुकसान पड़ रहा है। वो भी इधर एहतजाज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं राइस मिलर जो हैं वो सही रेट नहीं दे रहे। सही रेट तब देंगे जब 1450 रुपये चल, हाँ तकरीबन 1450 चल रही है, रेट चल रहा है जो समझो के। मगर वो अगर उनको रेट नहीं मिलता है तो वही परेशान हो रहे हैं। अगर बाहर से कुछ हुकूमत हमारे लिए ऐसा करे कि बाहर चावल का अच्छा सौदा कोई निकले, जिस वजह से हमें रेट मिलेगा। अगर हमें रेट मिलेगा तो हम ज़मींदार को आगे से बढ़ा के रेट देंगे, तो उनकी भी रोज़ी होगी। अभी देखो जैसे खादें सर जी, देखो ना ज़िम्मेदार भी इसीलिए तो रो रहा है, और किस वजह से रो रहा है? क्योंकि उनके पैसे भी पूरे नहीं होते। बिल्कुल सर, जो अभी देखो ना डीएपी का जो रेट है, वो कंपनी जो है क्या करती है, अगर एक डीलर है कंपनी का तो उनको एक दिन के लिए बोलते हैं भाई आज बुकिंग करवा लो, कल को हमारी बुकिंग बिल्कुल बंद है। हुकूमत उनसे पूछती ही नहीं है कि यार क्या वजह है। नहीं तो डीएपी तो उनको अवेलेबल करनी है पाकिस्तान में। ये तो ऐसे है ना, एक दिन के लिए खोलते हैं। फिर जो बड़े बड़े जो पैसे वाले आदमी हैं, जो जिनके पास ज़्यादा रकम होती है, वो तो डीएपी है जो बुकिंग करवा लेते हैं। जो बीच वाले आदमी, हम जैसे गरीब आदमी, तो वो तो परचेजिंग नहीं कर सकते डीएपी। एक दिन में अगर देते हैं हम उनको डीडी रेट जो पड़ता है, तो 20 दिन के माल बाद हमारे को माल मिलता है। 20 दिन के बाद माल मिलेगा तो हमारे काम क्या आएगा? इधर तो ज़मींदार को एक महीने में जो है डीएपी कम से कम तो हमारे पास होनी चाहिए ना। अगर हम बुकिंग करवा लें 20 दिन के माल बाद आता है तो वो ज़मींदार को हम दे नहीं सकते। अगर नहीं दे सकते, माल की शार्टेज की वजह से क्या होता है कि रेट बढ़ जाता है। कंपनी हर रोज़ जो है समझो कि 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद रेट को बढ़ा रही है। कोई पूछने वाला नहीं है उनसे कि भाईजान
इतना जो रेट आप बढ़ा रहे हो, ये ज़मींदार कहाँ जाएंगे? वैसे तो हमारा ज़राई मुल्क है, आप भी समझते हैं ये ज़राई मुल्क है, 75% ज़राअत पे तकरीबन जो है अगर ज़राअत चलती है तो हम चलते हैं, सारे चलते हैं। समझो कि मज़दूर चलता है, गधे गाड़ी वाला चलता है, जो सारे इधर जो है हमारे समझो के आते हैं, जो समझो के जितने भी आदमी हैं वो सारे ज़राअत से चलते हैं पाकिस्तान में। कभी भी कोई भी हुकूमत आई आज तक कभी भी इन्होंने ज़राअत पर तवज्जो दी नहीं है। ज़राअत पर तवज्जो अगर देंगे तो मुल्क तरक्की करेगा, नहीं तो फिर ऐसे हम जैसे पहले परेशान थे ऐसे ही परेशान रहेंगे। वजह यही है कि हुकूमत का ज़राअत पर कोई ध्यान नहीं है। बोलते हैं कि ज़राअत जो है तकरीबन जो है जैसे इंसान की रीढ़ की हड्डी होती है ऐसे ही मजबूत है। तो ये सिर्फ नाम की समझोगे, ज़राअत बोलते हैं यार हमारे ज़राई मुल्क है, ज़राई मुल्क है, कभी ज़राई पॉलिसी बनाई है? सीड आज तक जो इतनी हमारे इदारे हैं जो इधर बैठे हुए इदारे, कभी इन्हें सीड का कोई अपना सीड दिया है? बाहर से सीड मंगवाते हैं, उनमें मसले आते हैं, ज़मींदार को मसले आते हैं, किसी डीलर को मसले आते हैं। सेंटर तो भाई साहब बड़े कायम हुए, वहाँ देखे ना मुफ्त की तनख्वाह ले रहे हैं। कभी देखो ना, तकरीबन मैं समझता हूँ आप 50 साल पीछे चले जाएं, 50 साल पीछे चले जाएं तो कभी नई कोई इन्होंने धान की जो है इंट्रोड्यूस कराई है? कभी इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये उधर जो ले रहे हैं पगारें ले रहे हैं, या तो इंडस्ट्री पर जो खर्चा कर रहे हैं जो अपनी बनाई हुए सीड के, कितनी जो है इधर हमारे देखो डोकरी फार्म है जैसे लाड़काना के नज़दीक है, वो वेज रिचर्स फार्म जो है, उन्होंने कभी कोई सीड बनाया, कभी किसी को दिया है गरीब को ये सीड बना, वो हमें परचेजिंग में भी कम पड़ेगा रेट में भी, तो ज़मींदार के लिए अच्छा ही होगा ना। इंडिया और पाकिस्तान भाई साहब एक ही दिन आज़ाद हुआ है और इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया। अभी देखो वहाँ से भिंडी का बीज आ रहा है, इसका जो है टमाटर का बीज आ रहा है इंडिया से, वो हमसे कहीं बेहतर है पाकिस्तान के। पाकिस्तान का बीज कोई वैसा नहीं है। वैसे तो मैं फर्टिलाइज़र का मेरे को उधर शॉप भी अपना है, मेरे को पता है सब सारी चीज़ों का। कोई बीज नहीं है पाकिस्तान का को ज़मींदार उनको चीज़ को खरीद सके, आराम तसली करके आई मैं पाकिस्तान की चीज़ खरीद कर रहा हूँ, कल को मेरे को ये मुनाफे देंगे। भाई साहब इसराइल ने रेगिस्तान जैसे जगह पे सब्जियां फल उगा ली, उन्होंने ऐसी नई टेक्नोलॉजी ली। हम इसराइल को नहीं मानते, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम टेक्नोलॉजी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना, ले सकते हैं ना, वो तो किसी की विरासत नहीं है ना, वो तो किसी की नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हमारी पॉलिसीज ऐसी हैं पाकिस्तान की जो हमें ये चीजें लेने पे मजबूर कर रही हैं कि हम ये चीजें ना लें, हमें वो इंट्रोड्यूस करवाएं। ये सारे देखे माफिया बैठे हुए हैं ना पाकिस्तान के ऊपर मुसलत बैठे हुए हैं, जिन्हों के कारोबार हैं इधर। अगर वो बाहर से चीज़ें मंगवा रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, अपने रेट के हिसाब से दे रहे हैं और रेट बढ़ा के दे रहे हैं। ये नहीं सोचते कि यार ये जो चीज़ है अगर मैं दे रहा हूँ किसी को, ये उनसे रोज़गार निकलेगा उन लोगों का, मगर ये सोचते ही नहीं, बोलते हैं चलो ठीक है यार ये चीज शार्ट करनी है। इंपोर्ट पे तवज्जो दे रहे हैं, एक्सपोर्ट पे तवज्जो नहीं दे रहे, कोई भी नहीं है। ठीक है, अगर इंपोर्ट पे तवज्जो देंगे तो हमारा पैसा तो दिन ब दिन डिवैल्यू होता जाएगा। डिवैल्यू हो जाएगा, डॉलर आएंगे पाकिस्तान में। डॉलर तभी आते हैं जब बाहर माल हमारा जाएगा, एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉटन की बैठ गई भाई साहब, सारी 50% बैठ गई। अब राइस का भी राइस का अगले साल आप देखें ना, राइस मिलर जो भी थे उनको रेट इतना पहले ज़्यादा था चावल का, ऐसे पता चला कि चावल का रेट नीचे डाउन हो गया। उन्होंने पहले ही नुकसान किए हैं राइस मिलरों सारों ने। इस साल भी यही पोजीशन लग रही है कि कोई सौदा बाहर पाकिस्तान हुकूमत ने अभी तक कोई भी सौदा बाहर नहीं किया है, बाहर चावल नहीं जा रही। हमारी तो बड़ी जो है इधर चावल होते हैं, लाड़काना ज़िला जो है जिकम बात है, शिकारपुर है, ये चावल की फसल उगाते हैं सारे। अगर इनका माल नहीं बिकेगा ज़्यादा रेट में तो लाजमी है ये ज़मींदार को जो है टच करेगा जाके। ज़मींदार और किसान तो पहले ही मर गया है। किसान की ऐसी हालत है, हम इधर बैठे हुए देखते हैं ना राइस मिल पर जो उनका हिसाब करते हैं, पता है कि उनके परचेजिंग कितनी की है, उनका खर्चा कितना है और इसको क्या पड़ता है। उनको हम जो पेमेंट देते हैं वो सारा हिसाब करते हैं कि उसको कुछ भी नहीं बचता। तो ऐसे तो गरीब तो सारे मर जाएंगे। कोई पॉलिसी हुकूमत की नहीं है। हुकूमत क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं इस बारे में? ये सारी बातें तो भाई साहब डिस्कस हो गई। हुकूमत के कौन सी ऐसी पॉलिसी बनाए ताकि हमारी ये जो इंडस्ट्री है ये ऊपर की तरफ आए और पाकिस्तान की मौशी हालत में बेहतरी आए। हम तो यही मैसेज दे रहे हैं हुकूमत को, हुकूमत जो भी आए ऐसा काम करे, ज़राई जो है शोबा इस पे तवज्जो नहीं। वैसे ही बोल रहे हैं खुद ही कि यार हमारा जो है ज़राई मुल्क है, तो चलो ठीक है, जो आप मान भी रहे हो जिस बात को, उसको आगे कैसे चलाना है।
اس کے لیے کوئی اچھی پالیسی بنائے. اچھی پالیسی جیسے کہ سارے جو ہیں اس میں جو آتے ہیں جیسے بھی لوگ آ رہے ہیں اس میں وہ سارے جو ہیں ساروں کا روزگار بھی اچھا ہو, اور اپنا سیڈ بنانا چاہیے ان لوگوں کو. جب تک یہ اپنا سیڈ نہیں بنائیں گے نا ملک میں تو ہم باہر کے لیے پریشان ہو جائیں گے. باہر سے چیزیں منگواتے ہیں وہ ہمیں مہنگی پڑتے ہیں, ڈالر کے حساب سے پڑ رہی ہیں نا. میں تو ڈالر کا دیکھو ابھی کیا ویلیو ہو گیا ہے, 179 روپے کا ہو گیا ہے ڈالر. ابھی دیکھو اگر باہر چیز آئے گی تو وہ مہنگی پڑے گی ہمیں نا ڈالر کے ساتھ ہے. تو ان کی ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ کم سے کم جو ہے ادھر اپنا بیج بناؤ. اپنا بیج بنانے سے ہمارا کسان بھی خوشحال ہوگا, زمیندار بھی خوشحال ہوگا, اور ساری انڈسٹری چلیں گی ادھر پھر. تو اس میں یہ کام کرنا چاہیے. بہت شکریہ. ناظرین یہ تھے حاجی عبد المجید ارین صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے چیف ایگزیکٹو ہیں دعا رائس مل کے, اور انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی. خاص طور پہ حکومت سندھ کو میسج ہے کہ ایک طرف تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان 75% زراعت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ریڑھ کی ہڈی بھی تصور کی جاتی ہے, لیکن کبھی بھی کسی حکومت نے آج تک خیال نہیں کیا کچھ ایسی پالیسیز بنائی جائیں تاکہ حکومت پاکستان کو کہ ایکسپورٹ جو ہے نا وہ ہماری بڑھے. اگر ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی تو انشاءاللہ تعالی ہمارا جو پیسہ اس وقت ڈی ویلیو ہوتا جا رہا ہے وہ اوپر کی طرف آئے گا, اور ڈالر جو ہے نا وہ نیچے کی طرف جائے گا, جس سے مہنگائی کا تناسب جو اس وقت عروج کی سطح پہ آیا ہوا ہے وہ کم ہوگا. کیمرہ مین جاوید کے ساتھ ڈاکٹر نوید.